आज हम लोग अजातशत्रु के बाद पढ़ेंगे। मगध साम्राज्यवाद जो हम लोग पढ़ रहे थे, मगध साम्राज्यवाद में हम लोगों ने अजातशत्रु को पढ़ लिया था। अजातशत्रु ने राजगिरी का किलाबंदी किया था, संभवतः अवंती आक्रमण के भय से, है ना। राजगिरी को राजधानी किसने बनाया था? तो राजगिरी को जो राजधानी बनाया था वह था बिंबिसार। बिंबिसार जो है 14 साल की उम्र में ही राजा बन गया था, है ना। अच्छा, बिंबिसार के बारे में बताया था कि इसने बिंबिसार के पिता का नाम था भटिये, है ना। मैंने एक राजा का चर्चा किया था मगध साम्राज्य में, रिपुंजय के बाद, ध्यान में रखिएगा। बलाक का नाम मैंने ईश्वर सेन का एक जगह कर दिया था, उसको आप लोग कुमार सेन कर लीजिएगा, बलाक या कुमार सेन, ठीक है। तो अजातशत्रु ने राजगिरी का किलाबंदी किया था अवंती आक्रमण के भय से, और पाटलीग्राम भी जो है अजातशत्रु का ही बनाया हुआ है। वह वैशाली से लड़ाई करने के लिए, वैशाली से युद्ध करने के लिए बनाया था इसने। अजातशत्रु की हत्या उदयन इसका बेटा कर देता है। अजातशत्रु की हत्या कौन करता है? उदयन इसका बेटा कर देता है, और उदयन जो है सत्ता पर अधिकार कर लेता है, अजातशत्रु का बेटा। उदयन जो था वो जैन धर्म का मानने वाला था, और पाटलिपुत्र को उदयन ने राजधानी बनाया। पहले कहाँ था? राजगिरी, अब राजधानी कहाँ गया? पाटलिपुत्र। उदयन का जो बेटा था वो था नागदशक या दर्शक। नागदशक या दर्शक की हत्या शिशुनाग कर देता है। कौन कर देता है? शिशुनाग इसका मर्डर कर देता है, आत्महत्या कर देता है 412 BC में। इस प्रकार से हर्यक वंश, जिसका समय 544 BC से 412 BC तक है, अंत हो जाता है। हर्यक वंश का अंत हो जाता है, और अब आता है शिशुनाग वंश। उदयन के बारे में एक चीज और जानिएगा कि इसने 16 वर्ष तक राज किया था। उदयन ने 16 वर्ष तक राज किया था। शिशुनाग राजा बनने से पहले बनारस का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? बनारस का गवर्नर था। देखिए, शिशुनाग इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह वैशाली में इसका जन्म हुआ था, और इसके पिता जो थे वैशाली के सामंत या राजा कह सकते हैं, थे प्रमुख, थे किसी राज्य के प्रमुख होंगे, और वो नर्तकी के पुत्री से पैदा लिया था। तो लोकलाज के भय से माता पिता ने इसको बचपन में ही छोड़ दिया था, जन्म लेते ही छोड़ दिया था। तो इसका पालन पोषण एक नाग ने किया था, इसलिए इसका नाम शिशुनाग पड़ा, है ना। शिशुनाग ने अवंती और वत्स जीता। शिशुनाग ने क्या किया? अवंती और वत्स जीता। अवंती जीता और वत्स जीता। लगभग 100 वर्ष लगा मगध साम्राज्यवाद को अवंती को जीतने में, यह ध्यान में रखिएगा। शिशुनाग ने राजधानी कहां बनाया? वैशाली। शिशुनाग का जो पुत्र था वो कालाशोक था, उसको काकवर्ण भी कहा जाता है, काकवर्ण भी कहा जाता है, और इसने राजधानी पुनः पाटलिपुत्र लाया। जब ये राजधानी में घूम रहा था तो इसका हत्या वहां के लोगों ने कर दिया। इस प्रकार से कालाशोक के बाद जो राजा बनता है वह है आपको महानंदी। नंदीवर्धन, सॉरी, कालाशोक के बाद जो राजा बनता है वह है नंदीवर्धन, और यह इस वंश का अंतिम राजा है,
और इसी को हत्या करके महानंदिन इसका हत्या कर देगा, इसका हत्या महानंदिन कर देगा और फिर नंद वंश का स्थापना होगा। और फिर क्या होगा? नंद वंश का स्थापना होगा, है ना। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महानंदिन, महानंदिन। लेकिन यह महापद्म नंद के नाम से संस्थापक बनता है, बैठता है, महापद्म नंद, है ना। यह शूद्र था, ये क्या था? शूद्र था। नंदीवर्धन का ये जारज संतान था, आप कह सकते हैं नंदीवर्धन का यह जारज संतान था। इसने अपने आप को एक राट का उपाधि लिया, मतलब एकमात्र संप्रभुता संपन्न शासक मैं हूं, सर्वशक्तांता का उपाधि लिया और सारे तत्कालीन जो क्षत्रिय राज थे उस सबको नष्ट कर दिया। कुरु, पंचाल, मत्स्य, अवंती, अस्मक, जो भी राज थे, कुरु राज, सॉरी क्षत्रिय राज थे, उस सबको इसने नष्ट कर दिया। इसने अपने आप को भार्गव कहा, दूसरा परशुराम कहा, ये सब इसने उपाधि लिया। इसके राज की सीमा अगर आप कह सकते हैं तो पूरब में ब्यास नदी तक पहुंच गया था और दक्षिण में मैसूर तक पहुंच गया था, दक्षिण में मैसूर तक पहुंच गया था, महाराष्ट्र में भी था। महाराष्ट्र में इसलिए इसका शासन था क्योंकि एक शहर है नांदेड़, ये सिखों का भी महत्वपूर्ण शहर है। सिखों के अंतिम गुरु, 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, उनकी हत्या यहीं कर दिया गया था। तो जब वो औरंगजेब से दक्षिण भारत में मिलने जा रहे थे तो नांदेड़ भी जो है वो महापद्म नंद के नाम पर ही बना हुआ है ना। मैंने खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख का चर्चा किया था, मैंने खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख का चर्चा किया था। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से यह सूचना मिलती है कि महापद्म नंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग को जीता, वहां पर नहर बनाया और वहां से एक जैन मूर्ति जो है पाटलिपुत्र जीत कर ले गया। यह खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से हम लोगों को सूचना मिलता है। खारवेल कहाँ के राजा थे? या जो है उड़ीसा में थे, उड़ीसा में एक भुवनेश्वर है, वहीं पर एक उदयगिरी पहाड़ी है, वहीं पर हाथी गुम्फा अभिलेख है। मैंने कुछ चर्चा किया था खारवेल के बारे में, मैं आपको बताऊंगा, है ना। महापद्म नंद के बाद इसका बेटा धनानंद शासक बना और धनानंद के पास जो था, आप कह सकते हैं कि खजाना भी काफी था और विशाल सेना भी था। और इसी समय, धनानंद के समय ही सिकंदर महान जो है भारत के पूर्वी, मतलब भारत के ब्यास नदी तक आया, लेकिन ब्यास नदी को उसने क्रॉस नहीं किया, उसकी सेना ने ब्यास नदी क्रॉस करने से इनकार कर दिया। सिकंदर लाख बार चिल्लाते रहा कि हे सैनिकों जागो, ब्यास नदी को पार करो, लेकिन कोई सैनिक टस से मस नहीं हुआ। कहा जाता है कि इसने गंगा नदी में अकूत मात्रा में धन छुपा कर रखा था। लेकिन धनानंद से वहां की जनता काफी नाराज था क्योंकि इसने अलोकप्रिय कर लगाया था, काफी कर लगाया था, टैक्स जो अलोकप्रिय था। धनानंद को यूनानी लेखकों ने अग्निमीज भी कहा है, यूनानी लेखक ने क्या कहा है? अग्निमीज कहा है। और फिर जो है इस धनानंद को मौर्य शासक का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य पराजित करेगा और नंद वंश की समाप्त करेगा और उसकी जगह पर मौर्य राजवंश की स्थापना करेगा। एक यहाँ पर ये मैं और बताना चाहता हूं कि हर्यक वंश जो है, जो मैंने पढ़ाया था हर्यक वंश, हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है क्योंकि उसमें जितने भी शासक बने वो अपने पिता को मार कर बने, पिता को मार कर बने, है ना। यही है आपका मौर्य काल का, मगध का राजनीतिक जो बृहदर्थ वंश से शुरू हुआ और हम लोग अब पढ़ ली नंद वंश तक। मौर्य वंश, अगला जो मगध का शासक बनेंगे वो मौर्य वंश का चंद्रगुप्त बनेगा, जो हम लोग मौर्य जब काल पढ़ाएंगे तब आपको हम बताएंगे।
इसको हम यहीं पर समाप्त करेंगे, है ना। लेकिन नंद के दरबार में एक से एक विद्वान रहते थे, याद रखिएगा, एक से एक विद्वान रहते थे। जैसे कि वररुचि, वर्ष, उपवर्ष, कात्यायन, पाणिनि, ये सारे विद्वान वरुचि, वर्ष, उपवर्ष, कात्यायन, पाणिनि, ये सारे विद्वान इसके दरबार में रहते थे। यह है नंद वंश के बारे में सूचना। अब क्वेश्चन यहां पर यह उत्पन्न होता है कि आखिर मगध महाजनपद 15 अन्य महाजनपद को हराकर क्यों भारत में पहला साम्राज्यवाद का स्थापना किया? इसके पीछे क्या कारण था? आखिर मगध साम्राज्यवाद की स्थापना के पीछे क्या कारण था? तो इसका सबसे पहला कारण, यहां एक से बढ़कर एक शासक हुए, एक से बढ़कर एक शासक हुए। जैसे वृद्धर्थ है, पहला शासक वृद्धर्थ है, जरासंध है, उसके बाद आप देखिए बिंबिसार है, अजातशत्रु है, उसके बाद आपका शिशुनाग है, महापद्म नंद है। ये सारे एक से एक प्रतापी राजा हुए। बिंबिसार ने मित्रता और वैवाहिक संबंध की नीति अपनाया। मैंने बताया था कि बिंबिसार ने 3 शादी किया और अवंती से दोस्ती किया, गंधार से दोस्ती किया, है ना। तो ये सब मैंने आपको बताया था कि एक से एक बढ़कर राजा हुए। दूसरा ये बताया था कि देखिए यहाँ पर कृषि उत्पादन में चावल, धान का बहुत उत्पादन होता था। धान का ये उत्पादन क्षेत्र था और धान उत्पादन से फायदा क्या होता था कि कम मेहनत में यह अधिक से अधिक लोगों को भोजन कराने में सक्षम था। तो इससे जनसंख्या का जो अधिकांश हिस्सा था वह गैर कृषि कर्म में लग सकता था, जैसे व्यापार में, शिल्प में, मिलिट्री में। तो ये धान के फसल से ये फायदा हुआ, है ना। और ये मध्यगंग जो पटना का क्षेत्र है, या मगध का क्षेत्र है, ये सब जो क्षेत्र है ये चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा, इसकी जो राजधानी है राजगिरी, वो 5 पहाड़ी से घिरा है, 5 पहाड़ी से घिरा है। राजगिरी, पाटलिपुत्र भी जो है वो जो है एक प्रकार से जलदुर्ग था, जलदुर्ग था उस समय। पटना में आप देखिएगा, पाटलिपुत्र में गंगा है, गंडक है, सोन है, पुनपुन है, घाघरा है, ये 5 नदी है। तो इससे क्या होता था कि आप व्यापार में भी फायदा होता था और मिलिट्री को भी कहीं जल्दी भेजा जा सकता था, सेना को भी भेजा जा सकता था, जल पर नियंत्रण भी रखा जा सकता था। इस क्षेत्र में लकड़ी काफी मिलता था। लकड़ी के होने से क्या होता था कि नाव भी आसानी से बनाया जा सकता था। क्या लकड़ी काफी मिलता था। मेगास्थनीज जो है, मैं बताऊंगा मेगास्थनीज कौन है, लेकिन अभी आप इतना ही समझिए कि मेगास्थनीज जो है एक यूनानी व्यक्ति थे जो भारत में राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। उन्होंने भी कहा कि पाटलिपुत्र में लकड़ी के भवन बनते थे। ये सब उन्होंने सूचना दिया है ना। उसके बाद आयरन, लोहा। दक्षिण बिहार में लोहा पर्याप्त मात्रा में था और लोहा के कारण ही अवंती भी काफी चैलेंज किया मगध साम्राज्य को। अवंती में भी 500 BC, उज्जैन में देखा गया है 500 BC में जो है लोहा को गलाने की और उसको हथियार के रूप में ढालने का प्रमाण, साक्ष्य मिला है ना, 500 BC का। और यहाँ भी जो है पूर्वी MP में लोहा जो है काफी मिलता है। जिस तरह मगध के पास लोहा की खान था दक्षिण बिहार में, उसी प्रकार अवंती के पास भी जो है पूर्वी MP में लोहा का खान था। यही कारण था कि 100 वर्ष तक ये चैलेंज किया, अवंती ने मगध साम्राज्यवाद को चैलेंज किया। दूसरा ये था कि अच्छे किस्म का जो हाथी था वह अंग और कलिंग में होता था और ये दोनों पर मगध साम्राज्य का नियंत्रण था। इन सब कारणों से, हाँ, और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मगध का जो क्षेत्र था वो रूढ़ि विरोधी क्षेत्र था। ये वैदिक सभ्यता के प्रभाव से परे था। यहाँ पर
कोई भी व्यक्ति या कोई भी शासक अपनी सफलता के लिए मेहनत पर, परिश्रम पर बल देता था, न कि वैदिक अनुष्ठान पर, कर्मकांड पर। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था आपका मगध साम्राज्यवाद के को स्थापित करने में। यही है आपका मगध साम्राज्यवाद। अब हम लोग इसके बाद जो पढ़ेंगे, आज तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अब जो है भारत पर इसी समय एक इंपॉर्टेंट आक्रमण होता है, वह है ईरानी आक्रमण। पहला भारत पर विदेशी आक्रमण होगा, ईरानी आक्रमण, और फिर 200 साल के बाद, ईरानी आक्रमण के 200 साल के बाद फिर भारत पर ईरानी आक्रमण होगा, सिकंदर करेंगे, और यहां पर दारा प्रथम करते हैं 516 बीसी में, और सिकंदर लगभग 326 बीसी में भारत पर आक्रमण करता है। लेकिन आज इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में भारत पर पहला विदेशी आक्रमण की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।